Friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you second part of chapter number 2 Nutrition in Animal Class 7. So friends, start करते हैं आज का सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टंग होती है वो एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बक्कल कैविटी के पीछे अटैच होती है और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है. इसके बारे में मैंने आपको बताया था. और मैंने ये भी बताया था कि हम जो स्वाद लेते हैं, जो टेस्ट हम करते हैं, जैसे कुछ खट्टा खाते हैं तो हमें पता चलता है हाँ हम खट्टा खा रहे हैं, तीखा खाते हैं तो हमें पता चलता है हम तीखा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं. ये क्यों हमें कैसे पता चलता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो जीभ है, जो हमारा टंग है, उस पर कई सारे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं. उन्हीं के द्वारा हमें ये सब पता चलता है. आज इस पार्ट में आगे हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कहाँ कहाँ ये वर्ड्स होते हैं इस एक्टिविटी में. एक्टिविटी 2.4. फर्स्ट, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ. आपको एक एक सैंपल बनाना है इनका. किसका? शुगर का सैंपल सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बनाना है. कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का सैंपल बनाना है, लेमन जूस का, और जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गार्ड. और आपको नीम की पत्तियों को क्रश्ड करके जो उसका रस निकलता है वो, और या फिर बिटर गार्ड यानी कि करेले का जूस, ये इन सब का आपको सैंपल बना लेना है अलग अलग. Blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. अब आपको अपने क्लासमेट को, किसी क्लासमेट को, चाहे वो हर हो या हिम हो, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, उसको आपको ब्लाइंड फोल्ड कर देना यानी कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध देनी है और उनसे कहना है कि वो अपनी जीभ को बाहर निकाले और बिल्कुल सीधा और फ्लैट पोजीशन में रखे रहे अपनी जीभ को. Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample. अब आपको क्या करना है? टूथपिक लेना है और जो भी सैंपल है उनको एक एक करके आपको जीभ के हर एक एरिया में, कहीं आगे कभी पीछे कहीं साइड में गिराना है. और हर बार हर सैंपल को यूज़ करने के लिए आपको एक नया टूथपिक यूज़ करना है. Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. अब आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि कौन से एरिया में उनको मीठा महसूस हो रहा है कि हाँ ये मीठा है, कौन से एरिया में सॉल्टी, सोर, बिटर, ये सब कुछ उनको किस किस एरिया में महसूस हो रहा है, ये आपको उनसे पूछना है. आगे बढ़ते हैं. And food is pushed down by the movement. सॉरी, यहाँ पे है. फिफ्थ, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल. अब आपको अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है और उनको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है. रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स. यही एक्टिविटी आपको दूसरे अपने क्लासमेट्स के साथ रिपीट करना है. नेक्स्ट टॉपिक है द फूड पाइप ओसोफेगस, या फूड पाइप को ही ओसोफेगस भी कहते हैं. द स्वॉलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस. ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फूड है जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो कई सारे कंपार्टमेंट से होते हुए डाइजेस्ट होता है. तो मैंने आपको ऊपर बताया था कितने सारे कंपार्टमेंट. फर्स्ट होता है बक्कल कैविटी, सेकंड होता है फूड पाइप या ओसोफेगस, थर्ड होता है स्टमक, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे कंपार्टमेंट हैं. इनके थ्रू होते होते हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है. तो सेकंड होता है फूड पाइप. द स्वॉलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस. जो हम मुंह में जब हम खाने को खाते हैं और उनको चबाते हैं और निगलते हैं, तो वो निगलते हैं जब, तो वो हमारे कहाँ आता है? फूड पाइप में आता है. लुक एट द फिगर 2.2 ऊपर है फिगर, मैंने आपको पढ़ाया, वहां देख लेना. फूड पाइप में आता है. फूड पाइप ऐसा होता है, ये ऐसे फूड पाइप है. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक. ये हमारे गर्दन से शुरू होता है. ये देखिए, ये गर्दन से यहाँ पे हमारा मुंह होता है ऊपर, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. ये फूड है और ये है एलिमेंट्री कैनाल, और इसके नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्टमक. एंड द चेस्ट. हमारा जो फूड है वो ऊपर गर्दन से शुरू होकर चेस्ट तक जाता है, ये फूड पाइप. फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. फूड जो है वो उसको नीचे धक्का दिया जाता है. धक्का देते हुए मतलब उसको पुश्ड होकर के वो नीचे चला जाता है. वॉल की मूवमेंट से वो खाना अपने आप पुश होता रहता है नीचे की तरफ. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. ये एलिमेंट्री कैनाल में ये सारा प्रोसेस होता है, मूवमेंट होता है और सारा खाना जो है वो हमारा नीचे चला जाता है.
At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. कभी कभी क्या होता है कि जो खाना होता है वो हमारा स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो फिर क्या होता है, वो हम वॉमिट कर देते हैं, यानी कि हम उल्टी कर देते हैं और वो पूरा खाना बाहर निकल जाता है. रिकॉल द इंटेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड. आपको याद करने की ज़रूरत है कि मैंने आपको पीछे बताया था कि हम क्यों खाने को, किस वजह से खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता और वोमिटिंग हो जाती है. वो ये होता है, डिस्कस करना आपको अपने पेरेंट्स या टीचर के साथ. मैं आपको रीज़न बता रही हूँ. कभी कभी क्या होता है, हम अनहेल्दी खाना खा लेते हैं. कभी कभी क्या होता है कि हम खराब खाना, जैसे कह सकते हैं बासी खाना, रात का रखा हुआ खाना या दिन का, तो वो हमें कभी कभी स्टमक को अपसेट कर देता है और स्टमक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता और हम वोमिटिंग कर देते हैं. ये 2-4 रीज़न है. बाकी आप अपने टीचर और पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस करना इस टॉपिक को. नेक्स्ट है द स्टमक. द स्टमक इज़ ए थिक वॉल्ड बैग. जो स्टमक है वो एक थिक वॉल्ड, यानी कि उसकी जो वॉल्ड होती है वो बहुत थिक होती है. बैग जैसे स्ट्रक्चर है इसका, थिक वॉल्ड है. इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इसका जो शेप है, जो हमारे स्टमक का शेप है, ये यू शेप में होता है. यहाँ पे देखिए फिगर में ये यू शेप का होता है और ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट है. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. ये जो है इसका जो ये फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से, इसका एक सिरा फूड पाइप से जुड़ा होता है और दूसरा जो लास्ट सिरा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, आखिरी वाला एंड. ये एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. जो इसकी इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस को सिक्रीट करती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का सिक्रीशन करती है और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती है इसकी. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. और जो म्यूकस होता है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो स्टमक है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जो कि किसकी बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है. द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिड. जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि खाने के साथ घुस जाते हैं हमारे स्टमक में अंदर, तो उनको क्या करता है ये मीडियम को वो क्या करते हैं, स्टमक में जो फूड का मीडियम होता है वो उसको एसिडिक करते हैं. लेकिन जो म्यूकस होता है जो उसकी सीक्रेट होता रहता है स्टमक में, वो क्या करता है फूड के मीडियम को बेसिक बना देता है. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. और जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं स्टमक में वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं. आगे बढ़ते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. जो small intestine होता है वो स्टमक के नीचे होता है. स्टमक के बाद जो कंपार्टमेंट है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हाईली कॉइल्ड यानी कि ये कॉइल के जैसे मुड़ा मुड़ा होता है और ये 7.5 मीटर लंबा होता है. इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज. इस ये जो है जो सिक्रीशन होता है लीवर और पेनक्रियाज से वो इसी में रिसीव होता है, यहाँ पे वो आता है वो सारे सिक्रीशन. बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस. और इनके अलावा इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो भी जूसेस का सिक्रीशन करती है, यानी कि इसमें से भी जूस निकलते हैं. द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि सिचुएटेड होता है, यानी कि कहाँ पर होता है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. जो हमारा एब्डोमेन है यानी कि जो हमारे पेट का निचला हिस्सा है उसके ऊपर वाले पार्ट में राइट साइड में लीवर होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लीवर जो है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा ग्लैंड है. इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. ये लीवर जो है वो
एक बाइल नाम का जूस सिक्रीट करता है, जो कि कहाँ पे स्टोर होता है, एक सैक के जैसे स्ट्रक्चर का होता है, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं पित्त की थैली, उसमें वो बाइल जूस स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल है वो खाने को पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, स्पेशली फैट्स को डाइजेस्ट करने में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे एक पेनक्रियास नाम का ग्लैंड सिचुएटेड होता है, जो कि क्रीम कलर का होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब आप ये देखिए, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टमक क्या करता है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फैट को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ता है। और ये जो पेनक्रियास जो है उसमें से जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को चेंज करती है सिंपलर फॉर्म में। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो उसको तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. अब जो है जितना फूड डाइजेस्ट हो गया है, आधा मतलब पार्टली मतलब आधा डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो अब बढ़ते हैं आगे लोअर पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाते हैं, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जो कि पूरे डाइजेशन को के डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द उनको कंप्लीट करता है, डाइजेशन के सारे कंपोनेंट्स को, फूड के कंपोनेंट्स को कंप्लीट करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। अब क्या होता है, इस जो कंप्लीट करता है इंटेस्टाइनल जूस फूड को के कंपोनेंट्स को, वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है सिंपल शुगर में जैसे कि ग्लूकोज, और फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है, एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में। अब आगे बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड हैं वो पास हो जाते हैं ब्लड वेसल्स जो कि इंटेस्टाइन के वॉल में होते हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें ये फूड पास हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है ना, अंदर की जो वॉल होती है, उसमें छोटे छोटे उभरे फिंगर लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हजारों की संख्या में होते हैं। आउटग्रोथ का मतलब होता है उभरे रहते हैं। दीज आर कॉल्ड विलाई, इनको विलाई कहते हैं। सिंगुलर विलस, और जो 1000 की संख्या में होते हैं उनको हम विलाई कहते हैं, लेकिन जब एक को हम बोलेंगे तो उनको हम कहेंगे विलस। कैन यू गेस वॉट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप गेस कर सकते हैं कि विलाई का क्या रोल होता है इंटेस्टाइन में। चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या रोल होता है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई है वो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया जो होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, उनको क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है डाइजेस्टेड फूड के लिए। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विलस का एक नेटवर्क होता है जो कि थिन और छोटे स्मॉल वेसल्स को क्लोज टू इट्स सरफेस, क्लोज करता है, पूरे सरफेस से जोड़ता है, नेटवर्क होता है उनका पूरा। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स। जो विलाई का सरफेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. इसके बाद क्या होता है, ये
जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं एब्जॉर्ब्ड वाले, वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ताकि वो हमारे शरीर में काम आ सके। प्रोटीन रिक्वायरमेंट जहाँ होगी वहाँ पे हम वो हमारे शरीर के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन में पहुँचा सके। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. जो सेल है, सेल में ग्लूकोज क्या होता है, वो टूट जाता है। किस में टूटता है? ऑक्सीजन में। वो टूट जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड एनर्जी रिलीज। और तब एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और जो ये एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी से हम अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं, जो कि हम, अगर हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम अपना काम नहीं कर सकेंगे। तो यही एनर्जी जो रिलीज होती है तो हम अपने डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं, कर पाते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके आगे क्या होगा कि जो फूड अनडाइजेस्टेड है, मतलब जो अभी तक पचा नहीं है, और अनएब्जॉर्ब मतलब जो कि एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो सब कहाँ जाएगा? अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ये सारा आगे बढ़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो चौड़ा है लेकिन छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लंबाई में छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये सिर्फ 1.5 मीटर ही होता है लेंथ में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है? 7.5 मीटर होता है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका क्या काम होता है कि ये जो वाटर होता है और सॉल्ट होता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में होता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड फेशियल। उसके बाद जो और बचता है वेस्ट, वो क्या करते हैं? वो पास कर देते हैं ये रेक्टम में, और उसके बाद वो सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में वहाँ पे स्टोर रहता है। द फेशियल मैटर फिकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद जो ये फिकल मैटर होता है, यानी कि जो हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और उसमें से सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले जाता है। उसके बाद जो बचता है वो हमारे टाइम टू टाइम हमारे शरीर से एनस के थ्रू निकलता जाता है। इसका ये मतलब जब से हम टाइम टू टाइम फ्रेश होने जाते हैं तो हमारी बॉडी से वो निकल जाता है, और इसको कहते हैं इजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन, मतलब शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में पाचन। Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating grass? क्या आपने कभी काऊ, बफेलो या फिर कोई और ग्रास ईटिंग जो कि घास खाते हैं ऐसे एनिमल्स को देखा है? वो कंटिन्यूअसली चबाते रहते हैं, कुछ तब भी चबाते हैं जबकि वो घास नहीं खा रहे होते, तब भी उनका मुंह जो है वो चलता रहता है। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a separate part of the stomach called rumen. एक्चुअली में होता क्या, जब वो घास खाते हैं ना तो वो उसको तुरंत से निगल जाते हैं। स्वॉलो का मतलब होता है निगल जाना, और वो एक सेपरेट पार्ट में, स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं वो ग्रास, जिसको क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। उसके बाद यहाँ पे जो फूड है वो पार्शियली यानी कि आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट होता रहता है, जिसको कि कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो कड होते हैं ये क्या होते हैं? थोड़ा थोड़ा करके मुंह में वापस आते रहते हैं, छोटे छोटे लम्स यानी कि टुकड़ों के फॉर्म में, और एनिमल जो होते हैं उसको चबाते रहते हैं। This process is called rumination and these animals are called ruminants. इस प्रोसेस को rumination कहते हैं और ऐसे एनिमल्स को ruminants कहते हैं। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. जो ग्रास होता है वो उसमें सेलुलोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है।
Many animals including humans cannot digest cellulose. बहुत सारे जानवर, उसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हैं, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. Ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine. Ruminants एनिमल्स होते हैं, उनके बीच में जो स्टमक है उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो सेलुलोज क्या होता है, जब सेलुलोज वहाँ पे जाता है तो सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड, तो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है वो फूड. कैसे? कुछ सर्टेन बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद होते हैं उस पार्ट में जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं. जो ये बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ह्यूमंस जो है वो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और ये जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं ये डाइजेस्ट कर लेते हैं इनको. So far you have learned about animals which possess the digestive system. आपने कुछ एनिमल्स के बारे में सुना होगा जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास मुंह भी नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है उनके पास. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड. फिर वो कैसे भोजन को लेते हैं, अपने कैसे खाते हैं और उनको कैसे डाइजेस्ट करते हैं जब उनके पास मुंह ही नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है. तो इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. अब नीचे के जो सेक्शन है उसमें आप एक अलग सा तरीका देखेंगे कि डाइजेशन का, और उस एक इंटरेस्टिंग वे भी देखेंगे फूड को इनटेक करने का. आगे बढ़ते हैं. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा में कैसे वो फीड करता है और कैसे वो डाइजेस्ट करता है ये हम आगे पढ़ेंगे. अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड होता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है ये ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, और ये इतना छोटा होता है कि ये माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसको ऐसे हम नहीं देख पाते, इसीलिए इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm. अमीबा के पास एक सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और मेनी स्मॉल छोटे छोटे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं. ये देखिए फिगर, ये रहा, ये न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल्स हैं और ये तो इजेशन है. आगे बढ़ते हैं. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप्स एंड पोजीशन. अमीबा जो है वो लगातार अपना जो शेप है और अपनी पोजीशन है वो चेंज करता रहता है. इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. वो क्या करता है, बाहर निकालता रहता है वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा फिंगर के तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस होता है जिसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट कहते हैं. मूवमेंट के लिए निकालता है और फूड को कैप्चर करने के लिए यानी कि पकड़ने के लिए. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही फीड करता है. व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट. जब उसको महसूस होता है कि हमारे आसपास फूड है तो वो अपने जो स्यूडोपोडिया उसको पुश करता है, बाहर निकालता है और फूड के अराउंड चारों तरफ फूड के पार्टिकल्स को घेर लेता है, पकड़ लेता है और उसके बाद उसको गल्फ यानी कि निगल लेता है अंदर को. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. और जो फूड है जो अंदर जाता है वो फूड वैक्यूल में ट्रैप्ड हो जाता है यानी कि फंस जाता है. ये रहा फूड वैक्यूल जो मैंने आपको बताया. ये फूड पार्टिकल्स, ये स्यूडोपोडिया है, ये फूड पार्टिकल्स अंदर गया और फूड वैक्यूल्स में ट्रैप्ड हो गया, फंस गया. डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स. जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो फूड वैक्यूल्स में सिक्रीट होते रहते हैं. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. फिर वो फूड पर एक्ट करते हैं और उनको तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में. ग्रेजुअली डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड. उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब्ड हो जाता है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. और जो एब्जॉर्ब फूड होता है, सब्सटेंस होता है, वो उसको
अमीबा के ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। द अनडाइजेस्टिव रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव रेसिड्यू होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, वो क्या होता है, एक्सपेल्ड यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल के द्वारा। यहाँ पे है ये वैक्यूल है, फूड वैक्यूल यहाँ डाइजेस्ट कर रहा है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड है वो यहाँ से यहाँ के थ्रू बाहर इजेक्ट हो जाता है, निकल जाता है, इजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना फूड का, वो और एनर्जी का जो रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो सब ऑल एनिमल्स में सेम होती है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आगे के चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ना फूड का, एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द, वो हमारे बॉडी में सारे पार्ट्स में कैसे जाता है, कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ये आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे मैं आपको इसका वर्कबुक और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स।